Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in today's news analysis. तो आज हम 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज की दिल्ली एडिशन या हिंदू न्यूज़ की दिल्ली एडिशन में आया है. सो विच आर दीज 5 आर्टिकल्स? लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज़ ऑन दी हम्बनटोटा पोर्ट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट का क्या इशू है, इंडिया क्या इसमें रोल प्ले करता है, चाइना का क्या है इसमें सिग्निफिकेंस. दैट ऑल थिंग्स वी विल बी सीइंग इन द फर्स्ट आर्टिकल. सेकेंड वन इज़ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगेन यहाँ पे यूसीसी पे काफ़ी टाइम से डिबेट चलते आया है. तो यूसीसी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या वजहों से ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. दैट ऑल थिंग्स वी विल बी सीइंग हियर. थर्ड वन इज़ ऑन सार्क. अगेन ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट रहा हो, बट सार्क का जो सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे. सार्क किस एरियाज में कोलैबोरेट करते हैं एंड व्हाट आर द इश्यूज विद सार्क दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर थर्ड. फोर्थ वन ताइवान. अब ताइवान में स्पेसिफिकली 3-4 आर्टिकल्स हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में रहे हैं. तो हम सब आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम लोग देखेंगे कि चाइना और ताइवान का क्या इशू रहा है, उसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बैकग्राउंड पे कि कैसे कैसे ताइवान और चाइना अभी की जो स्थिति है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे पहुंचे. तो दैट इज समथिंग विच वी विल बी सीइंग हियर. एंड द फिफ्थ वन इज ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. नाउ अगेन एपीआई में काफ़ी सारे डिबेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक डिबेट्स हैं. हम वो डिबेट पे ना जाके हम देखेंगे कि ईपीआई क्या है, क्या क्या है उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कैसे वो कैलकुलेट करता है और इंडिया का क्या रैंक है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. So with our first article is on Colombo or to be specific हम्बनटोटा पोर्ट. तो देखते हैं कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है इस पे क्या डिबेट है. सो हम्बनटोटा पोर्ट, अब जो ये हम्बनटोटा पोर्ट है, अगर आप श्रीलंका को देखें तो हम्बनटोटा पोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है आपका हम्बनटोटा पोर्ट. उसके साथ साथ यू आर हैविंग अनदर पोर्ट ऑफ कोलंबो हियर एंड हियर Trincomalee port is there, which is an collaboration between Japan, India and Sri Lanka. So ये है मेजर 3 पोर्ट्स जो कि श्रीलंका में है. वी आर हैविंग अदर पोर्ट्स. यहाँ पे एक और पोर्ट है स्मॉल स्ट्रक्चर और यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं, बट फॉर मेजर पोर्ट्स दिस आर द 3 पोर्ट्स. अब ये इशू क्या रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट का मकसद क्या था? हम्बनटोटा पोर्ट का मकसद ये था कि जो शिपिंग लेन्स है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेके स्वेज कनाल तक 8 से लेके 7 तक ये जो स्ट्रेट है, ये जो रूट है, यहाँ पे एनुअली 36,000 शिप्स जो हैं क्रॉस करते हैं इसे. और इतने शिप्स को सर्विसिंग प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका के पास सिर्फ अभी तक एक ही पोर्ट रहा था जो कि था पोर्ट ऑफ कोलंबो. और पोर्ट ऑफ कोलंबो में भी वो सिर्फ बेसिक सर्विसिंग के फैसिलिटीज़ रहे थे. चाइना यहाँ पे हेल्प करने आया कि उन्होंने कहा कि चलो एक और पोर्ट खोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप वहाँ पे ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करो, और भी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करो, ताकि जो इतने ज़्यादा शिप्स हैं वहाँ से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है आप कमा पाओ. और इस आइडिया के बेसिस पे हम्बनटोटा पोर्ट का स्थापना हुआ था. एंड जब बना, लॉट ऑफ चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ चाइनीज़ एक्सपर्टीज़, फंड्स जो है वो श्रीलंका में पोर इन हुए. एज ऑफ नाउ ये जो पोर्ट है यहाँ पे 69% जो स्टेक है, टू स्पेसिफिक 69.55% जो स्टेक है वो एक चाइनीज़ कंपनी को है. सीएम पोर्ट करके एक चाइनीज़ कंपनी के पास है ये स्टेक. जबकि जो माइनॉरिटी स्टेक है, जो बाकी के स्टेक है, वही है श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के पास, SLPA. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कि श्रीलंका का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चाइनीज़ अथॉरिटी के पास है, चाइनीज़ कंपनी के पास है. एंड दिस इज़ द बेसिक इशू जो कि इंडियन गवर्नमेंट और जो बाकी डिप्लोमेट्स हैं वो काउंटर करते हैं. हम लोग इंडिया की माने या और जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी जो रिसर्चर्स हैं, उनकी जो एनालिस्ट हैं उनके माने, तो ये जो है दिस वाज समथिंग बिकॉज ऑफ चाइनाज डेप्थ ट्रैप. एट द सेम टाइम इट्स बिकॉज ऑफ चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थियरी. अब ये क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थियरी? ये जो थियरी है ये कहता है कि ओवर द ईयर्स जो अपने जो ऑयल शिपिंग लेन्स के साथ ही साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्राई करते आया है कि ये जो मेजर लेन्स हैं यहाँ पे वो जो अपना प्रेजेंस है वो प्रेजेंस बरकरार रखे. the Chinese government has tried to increase the strategic depth in these regions. यहाँ पे आप एज अ सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप स्टार्स देख रहे हो वो आइदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स डेवलप किया है.
and this according to the analysts are something to counter the presence of other players in the Indian Ocean region. तो यहाँ पे this is an threat for India's security. इंडिया के लिए ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है. तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे काउंटर कर रहा है? लेट्स सी. इंडियन गवर्नमेंट काउंटर कर रहा है इसे मल्टी फेसेटेड, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच रहा है इंडियन गवर्नमेंट को इसको काउंटर करने के लिए. द फर्स्ट वन इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अब आपको पता होगा कि 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था. उसके बाद 2014 में दे मूव्ड टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहाँ पे इंडिया का जो एग्रेसिव रोल है वहाँ पे देखा जा रहा है. अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे फंड की जा रही हैं. तो दिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है. सेकेंड वन इज बिल्डिंग एंड एक्सेसिंग पोर्ट्स. अ लॉट ऑफ पोर्ट्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, ओमान में एंड सिंगापुर में. अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, फंड कर रहा है अ लॉट ऑफ पोर्ट्स डेवलप करने, ताकि वहाँ पे जो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है उसको काउंटर कर पाए. नेक्स्ट थिंग इज मिलिट्री एंड नेवल रिलेशनशिप. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मलाबार एक्सरसाइज. द सेम टाइम जो क्वाड ग्रुपिंग है, तो क्वाड ग्रुपिंग एंड मलाबार एक्सरसाइज. इसके साथ काफ़ी और भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, बट दीज आर द मेजर इनिशिएटिव्स. देन वी आर हैविंग कोस्टल रडार नेटवर्क्स. अब यहाँ पे दिस इज़ फॉर सर्वेलेंस. यहाँ पे सर्वेलेंस के लिए एप्लीकेबल होता है कोस्टल रडार नेटवर्क्स. यहाँ पे सेम टू सेम आपके मालदीव्स में, मॉरिशियस में और काफ़ी सारे, श्रीलंका में, काफ़ी सारे और कंट्रीज़ में भी ये जो कोस्टल रेडार नेटवर्क्स है वो फैलाया जा रहा है, ताकि हम लोग सर्वेलेंस कर पाए, ताकि हम लोग के पास डाटा हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि हम लोग एक डाटा ड्रिवन अप्रोच ला पाए. नेक्स्ट वन इज IFC-IOR. अब ये IFC-IOR क्या है? IFC-IOR इट्स काइंड ऑफ एन डाटा सेंटर, एक काइंड ऑफ एन हेडक्वार्टर है, जहाँ पे लॉट ऑफ जो डाटा है, जो मैरीटाइम से जो भी डाटा आते हैं वो इकट्ठा करते हैं, उसके जो भी फ्रेंडली स्टेट्स हैं उसके साथ हम शेयर करते हैं. नाउ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से व्हाट वी नीड टू नो इज दैट यहाँ का जो ये ऑफिस है इट्स देयर इन गुड़गांव में है इसका ऑफिस. सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. And with that, let's move to our second article, which is on UCC. Now again, UCC काफ़ी सालों से न्यूज़ में रहा है, काफ़ी सारे डिबेट्स हो चुके हैं UCC में. जब भी कोई नए पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आता है, so there is a debate on UCC. So we don't need to go much into a debate from UPSC's perspective. What we need to know is an balanced approach, is to know the advantages, the issues, and why we need to have UCC. That is something which we need to bother about from UPSC's perspective. तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या है UCC. तो UCC में जनरली क्या होता है कि इंडिया में there are two set of laws. There are criminal laws and there are civil laws. अब ये जो क्रिमिनल लॉज हैं और जो सिविल लॉज हैं ये अलग अलग एक्ट करते हैं. क्रिमिनल लॉज में आपका जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है वो नहीं देखा जाता, जबकि सिविल लॉज में आपका जो रिलीजन है वो देखा जाता है. सिविल लॉज में फॉर एग्जांपल हिंदूज के लिए वी आर हैविंग हिंदू कोड है, देन हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये सब है हिंदूज के लिए. जबकि इस्लाम में फॉर मुस्लिम्स वी आर हैविंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट. वैसे ही ईसाई लोगों के लिए अलग है. तो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं. ये जो डिफरेंस है यही है इशू, एंड दैट इज़ वाई यूसीसी का जो ज़रूरत है वो देखा जा रहा है. अब यूसीसी का जो प्रेजेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी एंश्रिंज्ड है, उसका जो इंपॉर्टेंस है. अगर आप ध्यान दें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 4 इज ऑन DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लॉन्च करने से पहले. ये जो DPSP है इसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 44 में ये लिखा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू मेक UCC टू इम्प्लीमेंट UCC थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और ये मकसद से ही काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे डिबेट्स आए हैं UCC के ऊपर.
अब देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं यूसीसी के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं यूसीसी के। सो लेट्स सी एडवांटेजेस फर्स्ट कवर करते हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट यूनिफॉर्मिटी, जब आपके पास एक सेम लॉ होगा सो इट बी हैविंग यूनिफॉर्मिटी, जो बीच बीच में इश्यूज हैं रिलीजन के बेसिस में जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। सेकेंड वुमेन्स राइट एंड सेक्युलरिज्म, काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन्स में काफ़ी सारे डिफरेंट लॉज हैं जो कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के हक में नहीं है। जब आप मेन लॉ बनाओगे, जब आप यूसीसी बनाओगे, यू वुड मेक श्योर दैट वुमेन्स राइट are a priority and that would increase not only women's right but also strengthen the secularism। जब डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से जब लॉज चेंज करते हो तो जो सेक्युलरिज्म है उसका जो फैब्रिक है वो कमज़ोर होता है और यहाँ पे वो स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म। थर्ड इज़ ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहाँ पे यहाँ पे सिविल लॉज में आप रिलीजन देखते हो टू कम टू कंक्लूजन कि क्या सही है क्या सही नहीं है, यहाँ पे जब आपका एक ही लॉ होगा तो आपको रिलीजन देखना नहीं पड़ेगा। So that would ease the administration and that would ease the judicial system also। Disadvantages की बात करें तो first is diversity। अब हमारा जो country है over the years unity in diversity that is our motto, right? तो यहाँ पे जो diversity है, diversity is at stake। जहाँ पे रिलीजन टू डाइवर्सिटी है, अगर आप वो डाइवर्सिटी को हटा के अगर आप वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रखते हो सो दैट इज़ समथिंग जो मल्टीकल्चरलिज्म जो है उस पर एक डेंजर है, जो डाइवर्सिटी है उस पर एक डेंजर है। तो आप वो डाइवर्सिटी को यूनिफॉर्मिटी के नाम पे हटा नहीं सकते, दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज। सेकेंड फंडामेंटल राइट्स, काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे वुड कम अंडर वायलेशन अगर यूसीसी आ जाए कुछ कहीं हद तक। थर्ड इज़ द कम्युनल अनरेस्ट। अब जब आप एक मेजर लॉ बनाओगे सब रिलीजन्स को लिए, जब एक सेम लॉ बनाओगे तो आप कौन सा पार्ट कौन से रिलीजन से लोगे? आप कोई मैरिज का पार्ट अगर आप हिंदू से लेते हो, डिवोर्स का पार्ट मुस्लिम से लेते हो, मुस्लिम रिलीजन के जो लॉज हैं उनसे लेते हो, तो दैट वुड मेक द अदर पार्टी inconvenient, right? The other party would may cause communal unrest in the society and that is one of the reasons why over the years कोई भी गवर्नमेंट ने इस पर कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है because of this we don't want a communal unrest in our country। पार्टीशन में काफ़ी सारे अनरेस्ट हो चुके हैं and over the years काफ़ी सारे communal unrest ये कंट्री देख चुका है। अब यूसीसी के नाम पे एक communal unrest होना that is not something which the government of India wants। इस पे लॉ कमीशन का भी व्यू जान लेते हैं। लॉ कमीशन की माने तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इट कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द अर्ज ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड दैट वुड बी एन थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो लॉ कमीशन की भी माने तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये सबसे ऊपर है, दिस इज सैक्रोसैंक्ट एंड वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी just because of our fascination just because of our liking for uniformity। Fine, so जो cultural diversity है that is sacrosanct and we need to keep that cultural diversity intact, that is the view and because of that law commission काफ़ी बार कह चुका है कि it is neither desirable nor necessary or it is neither necessary nor desirable whichever way। ये ना ज़रूरत है और ना इसे इम्प्लीमेंट करना कोई छोटी बात है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे a lot of issues comes into play। तो this is something which the law commission is also telling and with that let's move to our third article which is on SARC। नाउ ये जो सार्क जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में जो आए हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। महबूबा मुफ्ती जी ने कुछ रिसेंट कमेंट्स दिए हैं बट उनका क्या कमेंट है, उनके कमेंट्स में क्या हम लोग अगेंस्ट पे बोले, दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी नीड टू बॉदर अबाउट। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से व्हाट वी नीड टू नो इज़ व्हाट इज़ सार्क। तो सार्क क्या है? इट्स एन रीजनल ग्रुपिंग साउथ एशियन नेशंस का। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जब ये लॉन्च हुआ था 1985 के करीब तब यहाँ पे 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स में फिर अफगानिस्तान जुड़ा और अफगानिस्तान जुड़ने के बाद अभी ये 8 मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन काठमांडू जो कि नेपाल का
जो कि नेपाल का जो कैपिटल है वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। अब इसमें इशू ये है कि वी आर हैविंग मेजर टू कंटेंडर्स हियर, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान को जो डाइवर्जिंग व्यूज़ है काफ़ी सारे टॉपिक्स में, दैट इज़ एन इशू फॉर इंटीग्रिटी, दैट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ सार्क। अब देखते हैं कि सार्क में क्या क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशंस रहे हैं। सार्क अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एरियाज़ में कॉपरेशंस चाहता है, जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर की या ह्यूमन रिसोर्सेज की, इकोनॉमिक्स की, सोशल अफेयर्स की, एनवायरनमेंट की, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी की, हर जगह सार्क जो है एक कॉपरेशन चाहता है। वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर कमिंग इनटू प्ले। तो काफ़ी जगह इट्स हैविंग एन मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच, मल्टी फेसिटेड अप्रोच जब व्हेन इट कम्स टू कॉपरेशन। ये है सार्क का जो प्रिवेलेंस। नाउ लेट्स सी कि जो सार्क के जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट advantage is that when we are having a grouping, you bring peace, you increase peace or you bring peace, right? जब आपके पास एक फोरम है जहाँ पे आप बात कर सकते हो इश्यूज पे, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी है जो कि आपके बीच में मीडिएट करता है, तो you increase peace. Second is you increase integration. You integrate. When you have different groupings और आप different areas में जब आप grouping करते हो, different areas में आप cooperation लाते हो, then you increase the integration, and this integration would make sure that there is prolonged peace in the region, right? And third one is to counter China's OBOR, One Belt One Road Initiative. अब ये One Belt One Road Initiative क्या है? ये है One Belt One Road Initiative, जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, आप देख रहे हो कि अफ्रीका में, यहाँ पे यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हर जगह डिफरेंट सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, ओके, टू इंक्रीज द स्ट्रैटेजिक डेप्थ एंड टू काउंटर दिस OBR, द सार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे 8 मेंबर्स तो हैं ही हैं, पर उसके साथ साथ कुछ मेंबर्स हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं वो कौन कौन है? यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्वर्स देखें, ऑब्जर्वर्स में है EU, यूरोपियन यूनियन, USA, ईरान, चाइना, ओके, ये सब कंट्रीज जो हैं, ये सब कंट्रीज इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड फ्रॉम UPSC's perspective. With that, let's move to our fourth article, which is on Taiwan. So now Taiwan में तीन आर्टिकल्स आज रहे हैं। फर्स्ट कि जो पेलोसी है, जो कि वहाँ की US की हाउस की जो स्पीकर है, वो ताइवान में जाने का ये है, दैट इज़ फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड, जापानीज लॉ मेकर्स जो हैं वो विजिट करना चाहते हैं ताइवान में। एंड थर्ड, जो बाइडन और शी जिनपिंग जो हैं US के प्रेसिडेंट और चाइना की जो प्रेसिडेंट है, वो भी टॉक्स करना चाहते हैं ताइवान पे। तो ये जो अभी इतना डिबेट में जो रहा है, तो देखते हैं कि ये ताइवान चाइना का इशू है क्या। लेट्स सी ताइवान चाइना इशू। तो चाइना ताइवान इशू जो है ये बेसिकली काफ़ी टाइम से रहा है। इसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा जो है हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो। पहले 1895 में सिनो जापानीज वार हुआ। सिनो जापानीज वार हुआ 1895 के टाइम पे। इसके बाद से दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आए। जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है मेजर पार्टीज, वैसे ही यहाँ पे दो मेजर पार्टीज आए। एक पार्टी था क्यूमिंगतांग, जिसे हम लोग KMT कहते हैं, और दूसरा पार्टी था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP। उसके बाद यहाँ पे चाइनीज सिविल वार आया, चाइनीज सिविल वार हुआ। चाइनीज सिविल वार अराउंड 1949 में हुआ। 1949 में सिविल वार जब हुआ तो ये जो KMT है, ये KMT चाइना से निकल के आ गया ताइवान में, और ताइवान में यहाँ पे दे लॉन्च डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और ओवर द ईयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए ताइवान में। ताइवान में मेजर गवर्नमेंट है, मेजर पार्टी है ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अब ये है ओवर द ईयर्स जो हिस्ट्री रही है, और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो है सेंट्रलाइज। अब ये है ओवर द ईयर्स एक बैकग्राउंड। अब देखते हैं टू मेजर इश्यूज यहाँ पे। तो दो मेजर इश्यूज ओवर द ईयर्स न्यूज़ में रहते हैं। वन इज चाइनाज वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच, वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच, एंड सेकेंड इज
वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी, अब देखते हैं कि ये दो है क्या। तो वन कंट्री टू सिस्टम के माने, ये जो अप्रोच की माने, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहता है कि जो ताइवान है, ताइवान चाइना के अंदर ही आ जाए, चाइना के अंदर चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर इंटीग्रेट हो जाए एज एन वन कंट्री, और उस कंट्री के अंदर ताइवान को ऑटोनॉमी दिया जाएगा। जैसे हांगकांग को ऑटोनॉमी दिया गया है, वैसे ही ताइवान को अपने ही अंदर ऑटोनॉमी जो है दिया जाएगा, ताकि उनकी जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो बरकरार रहे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉन एज वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच। अब इस पे ताइवानीज़ गवर्नमेंट का काफ़ी अपोजिट रूल रहा है, ताइवानीज़ गवर्नमेंट ने पहले ही इसे नकार दिया है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी नीड टू बॉदर अबाउट। नेक्स्ट इज़ वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज विद द चाइना इज डूइंग। सो यहाँ पे क्या कहता है चाइना कि अगर कोई कंट्री है, मान लीजिए कि कोई कंट्री है एक्स, और एक्स चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बरकरार रखना चाहता है, तो एक्स को ताइवान के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसे रोकना पड़ेगा, राइट? अगर आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज लाते हो तो आपको चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है वो रोकना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि आप उसके साथ हो तो हमारे साथ नहीं आए, और आप हमारे साथ हो तो आप उसके साथ ना जाए। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉन एज वन चाइना पॉलिसी। एंड विद दैट लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ आर्टिकल विच इज EPI, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब अगेन EPI जो है उस पर परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी डिबेट में रहा है ओवर द ईयर, ओवर फ्यू मंथ्स, बट वो जो डिबेट है, डिबेट में हमें जानने का ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू नो द बेसिक्स। तो लेट्स सी बेसिक्स। EPI क्या है? सो EPI इज ए डाटा ड्रिवन इवैल्यूएशन। किसके लिए? ग्लोबल लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उसे मेजर करने के लिए ये डाटा ड्रिवन अप्रोच है। ये बाइलिनियल इंडेक्स है जो कि 2002 से आते आ रहा है, 2002 से ही। ये कौन कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये तीन मिलके ये लॉन्च करते हैं, जो कि 2002 से लॉन्च करते हैं। एंड कितने कंट्रीज को इसको रैंक करते हैं? ये दे रैंक 180 नेशंस। इस पे 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और 11 इशू एरियाज हैं। नाउ विच आर दिस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड विच आर दिस इशू एरियाज, दैट इज नॉट समथिंग विच वी नीड टू नो। ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, उतने डिटेल में हमें ड्वेल नहीं करना है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। व्हाट वी नीड टू नो आर द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं: क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वायबिलिटी, वाइटैलिटी। ये 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए वी आर हैविंग वेरियस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 एरियाज एंड वी आर हैविंग एन डाटा ड्रिवन अप्रोच। ओके, इस बेसिस पे हम लोग जो सस्टेनेबिलिटी है ग्लोबल लेवल पे उसे हम मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया कहाँ पे है। आप चौंक जाओगे। इंडिया जो है 180 कंट्रीज, जो ये इवैल्यूएशन था 180 कंट्रीज में। 180 कंट्रीज में इंडिया को जो रैंक है, इंडिया का रैंक है 180th। इंडिया लास्ट है रेस में। एट द सेम टाइम टॉप में है डेनमार्क, यूके एंड ये जो देख रहे हैं ये है फिनलैंड। ये है फिनलैंड। ये 3 कंट्रीज टॉप में है और इंडिया जो है लास्ट में। तो ओवर द मंथ जब से ये रिपोर्ट आया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले, बट व्हाट इज़ देयर फॉर अस, व्हाट इज़ देयर इन द डिबेट, दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी नीड टू बॉदर। ओके, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या है इंडियन गवर्नमेंट का टेक, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दैट वुड बी मोर इनटू डिबेट एंड यूपीएससी कभी भी डिबेट पे नहीं जाता। ओके, सो विद दैट आई होप दैट यू हैव understood our today's articles. I hope that you have studied and you have got a lot of information from today's article. I hope that you keep on the hard work, and with that, see you tomorrow. Thank you.